गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखलाओं को लगातार सॉल्व करते जा रहे हैं। अधिकांश प्रश्नों को सॉल्व करने से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों की कठिनाइयों का जो लेवल है उसको समझ में या देखने में या पकड़ने में आसान होगा। तो चलिए, बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट होगा आज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट या पेयर्स ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेज एंड देयर लोकेशन। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होता है वो जो भारत के कई राज्यों को दिया गया है, कई बीचेस को दिया गया है, उनकी मतलब एक तरह से बेहतरी के कारण। तो ये कहाँ है, क्या ये सही है? पहला है कड़मट बीच, इट इज कड़मट। दूसरा है कोवालम। तीसरा है राधानगर स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार। और है रूसी कोंडा इन उड़ीसा। विच आर द करेक्टली मैच्ड। तो चार आपको बीचेज जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन इसका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है? तमिलनाडु में कोवालम है कि नहीं? राधानगर अंडमान में है कि नहीं? रूसी कोंडा उड़ीसा में तो बिल्कुल है। चार लेट्स सी, देखते हैं। आप सोच लिए होंगे मेरे ख्याल से। इसका सही जवाब है सी, 2 और 3, 4 भी नहीं है। ठीक है। द टू न्यू बीचेज हैव बीन अवार्डेड इको लेबरल, ठीक है, इको लेवल, और मिनिकोय थुंडी बीच एंड कड़मट बीच इन लक्षद्वीप। तो कड़मट बीच जो है और दूसरा मिनिकोय का थुंडी बीच जो लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप में है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए अदर 10 इंडियन बीचेस जिसको FEE साइट के द्वारा, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो होता है FEE के द्वारा मिलता है, जिसमें कि शिवराजपुर जो गुजरात में है, जो कि देवभूमि है द्वारिका का। शिवराजपुर गुजरात में पड़ता है। घोला बीच जो कि दमन एंड दीव में है। कासरगोड, ये तो जानते ही सब कोई, कर्नाटक में पड़ता है, उत्तराखंड में। लेकिन पादू बिदरी ये उडुपी इन कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में दो, कासरगोड और पुदु बिदरी इन कर्नाटका। कपाड़ जो कि केरल में है, कपाड़, ये कायजी कोड बोलते हैं, कपाड़ इन केरला। इडन बीच इन पुदुचेरी। कोवालम चेन्नई में है, तमिलनाडु में। रूसीकोंडा जो कि विशाखापट्टनम पड़ता है, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम रूसीकोंडा। गोल्डन बीच इन पुरी, उड़ीसा में पड़ता है गोल्डन बीच। राधानगर स्वराज द्वीप जो कि बिल्कुल अंडमान और निकोबार में है, क्योंकि आपको स्वराज द्वीप के नाम के बारे में कुछ जानकारी होगी तो लिखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे अब गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम से। कंसर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO के बारे में पूछा जाए। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO is under Department of Pharmaceutical, Ministry of Chemical and Fertilizer. नेक्स्ट है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 and rules 1945 have entrusted various responsibilities to central and state regulators for regulation of drugs and cosmetics. थर्ड नंबर है कि अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स clinical trials in the country and laying down the standard for drugs is the responsibility of central authority. Approval of new drugs clinical trial in the country and laying down the standard for drugs is the responsibility of central authorities. चलिए, इसके बारे में आपको जानकारी होगा कि इसका 2 और 3 सही है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री गलती है। क्योंकि CDSCO जो है यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जनरल हेल्थ सर्विस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है, भारत सरकार, जो कि एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, NRA ऑफ इंडिया। ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत एक रेगुलेटर बॉडी है वो, जो एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ड्रग्स के सप्लाई वगैरह वगैरह की एक तरह से निगरानी करता है।
Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 have ensured, yeah, entrusted various responsibilities to the central and state regulator for regulation of drugs and cosmetics. Regulation of manufacture, sale, distribution of drugs is primarily concern of the state authority. ध्यान रहे, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स वो मुख्यतः स्टेट विषय है, स्टेट का अथॉरिटी में आता है, जबकि सेंट्रल अथॉरिटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। लेकिन किसी नई ड्रग्स को अगर अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी है। क्लिनिकल ट्रायल्स इन कंट्री में करना हो, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स, कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स, जो बाहर से ड्रग्स आ रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल करना हो, कोऑर्डिनेशन of the activities of state drug control organization, and providing expert advice with a view of bringing about the uniformity in the enforcement of drugs and cosmetics acts। तो ध्यान रहे, क्या चीज़ केंद्र सरकार के हाथ में है और क्या चीज़ राज्य सरकार के हाथ में है और किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। ये सबसे पहली बात तो नेशनल हेल्थ फैमिली आपको पता होना चाहिए कि ये फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत आता है, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत, CDSCO। दूसरा बात है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, सप्लाई हो, बेचा किनी हो ड्रग्स का, ठीक है, उसके सारे मानदंड वो सारे राज्य के अंदर आते हैं। लेकिन नया ड्रग्स बनाना हो, उसका ट्रायल करना हो, बाहर से कोई ड्रग्स आ रहा है उसका निगरानी करना हो, क्वालिटी चेक करना हो, राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन करना हो ड्रग्स को लेकर, ये सारे के सारे केंद्र सरकार के पाले में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम एक तरह से ऐसे मानक स्थापित करना है जिससे डैम की सुरक्षा हो सके और उससे जुड़े हुए जो डिजास्टर है उसके लिए क्या आप उपाय करेंगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो ओवरऑल यही मतलब समझ लीजिए कि क्या नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी यही काम करेगा। इट एज्यूम, मान लीजिए कि रोल ऑफ स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DSO बोलते हैं, for a dam located in a one state and owned by another, it is assumed the role of state dam safety organization for a dam located in one state and owned by the another, which is the correct। चलिए let's see, only C is the right answer। देखिए, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी which seeks to maintain standards related to the dam safety, prevent the dam related disaster एंड रिजॉल्व इंटर स्टेट इश्यू। ध्यान रहे, इंटर स्टेट जो इशू होता है डैम को लेकर, सारा का सारा भार नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के पास है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी विल liaise with a state level dam safety organization and honor the dams for standardizing safety related data and practices। The authority will headed by the chairman and assisted by the 5 members to lead the 5 wings: policy, research, technical, regulation, and disaster and resilience, and finally administration and finance। The key function of the authority, जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है उसका की फंक्शन क्या है? टू रिजॉल्व एन इशू बिटवीन द स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। चूंकि स्टेट का भी अपना डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उनके बीच अगर विवाद हो गया तो उसके मामले को कौन देखेगा, उनके डिस्प्यूट को कौन रिजोल्व करेगा? तो नेशनल डिस्टर, ठीक है, नेशनल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल यही बात है। डैम सेफ्टी एक्ट empowers the body to perform the role of state dam safety organization, perform the state of dam safety organization in this context because National Dam Safety Authority assume the role of SDSCO for a dam located in one state and owned by the another। एक स्टेट डैम बना रहा है दूसरे स्टेट में, अगर उसका मतलब कौन कर जा रहा है तो कौन देखेगा भाई, इसका रोल कौन देखेगा? तो NDSA। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश स्मॉल फार्मर अग्री बिजनेस कंसोर्टियम, किस लिए बना रहा है ये सरकार अग्री बिजनेस कंसोर्टियम? इम्प्लीमेंट द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम,
electronic trading platform, facilitate agri-business ventures by catalyzing private investment, help the formation and the growth of the farmer producer organization, फार्मर प्रोड्यूसर एपीज। तीन तो बिल्कुल सही है, सभी के सभी आप मार दीजिए इसमें। गवर्नमेंट स्टेबलाइज स्मॉल फार्मर अग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम, सरकार अग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम जिसको साफेक बोलते हैं उसका स्थापना कर रही है एज ए सोसाइटी इन जनवरी 1994। इसलिए ताकि फैसिलिटेट किया जा सके अग्री बिजनेस को, कैटलाइजिंग किया जा सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, वेंचर कैपिटल फर्स्ट जिसके रूप में हम जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल एसोसिएशन मिल सके खास करके अग्री बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को। मतलब ओवरऑल समझ लिए क्लोज, मतलब एक तरह से एसोसिएशन, सहयोग करना हो, फाइनेंशियल मदद करनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ाना हो। ये साफेक एक ऑटोनोमस सोसाइटी promoted by Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब किस मिनिस्ट्री के तहत याद रखिएगा, कॉपरेशन ऑफ फार्मर्स एंड वेलफेयर, सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इट इज ए रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसका गठन जो है रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है, 1816 जो 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत साफेक को बनाया गया है। The role of state small farmer agri business consortium is to aggressively promote agri business, मतलब उग्र रूप से अग्री बिजनेस को प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, अपने अपने राज्यों में। द मेन फंक्शन ऑफ ऐसे स्मॉल फार्मर अग्री बिजनेस कंसोर्टियम का क्या क्या है देखिए। एक तो प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल अग्री बिजनेस थ्रू VCA वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से या स्कीम के माध्यम से, हेल्पिंग फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ को बनाना हो, उसके आगे मतलब फॉर्मेशन में या उसके विकास में मदद करना हो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को, इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एपीओज थ्रू द इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के माध्यम से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेम का एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन ठीक ठाक हो पाए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वही सब का काम करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफपीओ। लेट्स सी, एफपीओ मार्क मतलब वही फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मार्क गॉट ए मैंडेटरी स्टेटस ओनली आफ्टर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। एफपीओ को मतलब स्टेटस मिलना चाहिए तभी हो पाएगा क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, फसाई जिसको बोला फसाई एक्ट के मतलब मान्यता मिलना जरूरी है। इंडिया ऑर्गेनिक is a certification mark for organically framed food products manufactured in India. Both FPO mark and India organic mark is issued by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। मतलब एक तरह से चिन्हित करना जरूरी है एपीओ मार्क, इंडियन ऑर्गेनिक मार्क, और उसका इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत क्या एपीओ मार्क मैंडेटरी कर दिया गया है। चलिए सब देखिए, इसका एक और दो सही है। एपीओ मार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क मैंडेटरी ऑन ऑल प्रोसीड फूड प्रोडक्ट। भारत में जितने भी प्रोसीड प्रसंस्कृत जो फल हैं जिनका विक्रय हो रहा है सबके पैकेज के ऊपर एपीओ मार्क होना अनिवार्य है, चाहे वो फूड बेवरेज ही क्यों ना हो, फूड जैम, क्रसेस एंड सेक्वेसेस, पिकल्स, डिहाइड्रेटेड फ्रूट प्रोडक्ट्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी प्रसंस्कृत फलों का उत्पादन हो रहा है, बाजार में बिक रहा है, उस पर एपीओ मार्क होना जरूरी है, अनिवार्य है। स्टैंडर्ड हैव बीन सिंस फोर्स इन 1955, 1955 से ही फोर्स में है ये। द लॉ ऑफ द फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आफ्टर विच द मार्क इज नेम्ड बट द मार्क इटसेल्फ गॉट ए मैंडेटरी स्टेटस ओनली। लेकिन इसका पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब इसको अनिवार्य बना दिया गया है 2006 एक्ट के बाद से। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के एक्ट के बाद से इसको मैंडेटरी कर दिया गया है।
इंडिया ऑर्गेनिक, इंडिया ऑर्गेनिक यह भी एक सर्टिफिकेशन मार्क है, इंडिया ऑर्गेनिक फॉर ऑर्गेनिकली फ्रेम फूड प्रोडक्ट। ध्यान रहे फूड प्रोडक्ट की बात हो रही है। मैन्युफैक्चर इंडिया, जो भी भारत में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिकली खाद्य पदार्थ हैं, उनका ऊपर भी वो इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। द सर्टिफिकेशन इज इशू by testing the centers accredited by Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority। तो ये सर्टिफिकेशन कौन इशू करता है, किसके द्वारा एकीकृत, मतलब एक तरह से टेस्टिंग होता है तो अपीडा के द्वारा। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स हैं बाजार में आ रहे हैं तो उनका अपीडा के द्वारा निश्चित रूप से टेस्टिंग होना चाहिए, अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एफसीआई की स्थापना एक वैधानिक बॉडी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेल के तहत किया गया है। क्या एफसीआई जो कि मेंटेन ए सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक्स ऑफ फूड्स ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। क्या यही इनका काम है कि मतलब एक निश्चित लेवल तक बफर बनाए रखें ताकि भारत में कभी मतलब इंश्योर कर रखना चाहिए कि फूड है भैया, चिंता ना करें आप। इट रेगुलेट्स द मार्केट प्राइस टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू अ कंज्यूमर एट अ रिलायबल प्राइस। रेगुलेट मार्केट प्राइस ऐसा कहाँ करेगा वो, चलिए आपको पता होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर, 2 और 3 सही है, देख लीजिए ये है करेक्ट पूछा था, 2 और सी। ओ मतलब एक तरह से फूड को प्राइस को कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रूप से तो मेंटेन कर ही देते हैं। देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइज जो कि क्रिएटेड किया था भारत सरकार के द्वारा, और ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक बॉडी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत आता है। ध्यान दें, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत आता है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो सबसे पहले इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पुअर फार्मर। ये जो किसान उत्पादन करते क्यों करें, इनको इंश्योर तो होना चाहिए कि इनका खाद्य पदार्थ जो है खरीदा जाएगा, एक निश्चित प्राइस उनको मिलेगा, वो एमएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं बाद में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा भारत में जो आप पीडीएस की दुकान देखते हैं उसमें जो फूड ग्रेन जाता है इन्हीं के माध्यम से जाता है। मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक्स, एक निश्चित बफर होना चाहिए भारत में फूड ग्रेन्स का ताकि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी को मतलब निश्चित कर दे। रेगुलेट मार्केट प्राइस टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू दी कंज्यूमर एट अ रिलायबल प्राइस। मार्केट प्राइस को भी ये रेगुलेट करते हैं एफसीआई, ताकि कंज्यूमर को एक मतलब जो कंज्यूमर को एक रिलायबल प्राइस होना चाहिए, उस प्राइस पर खाद्य पदार्थ तो मिल पाए। प्राइमरी ड्यूटी टू अंडरटेक, सबसे इसका प्रमुख काम अगर देखा जाए तो परचेज करना, खरीदना, जमा करना, ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और सेल फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड स्टॉक्स। प्राइमरी ड्यूटीज वही है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जीईएसी के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्राइजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म and recombinants in research and industrial production from the environmental angle. GEAC has representation from the Department of Biotechnology. सोचिए, इसका सबसे पहले तो मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कौन सा मिनिस्ट्री के तहत आता है। क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को रिप्रेजेंट करता है क्या, या बायोटेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है? तो सी इज द राइट आंसर, 2 और 3 सही है, इसके डिपार्टमेंट ही गलती है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किया जाता था। ठीक है, MOEFNCC उसके तहत काम करता है। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय।
जीईसी उसी के तहत काम करती है। जैसा कि आपको 1989 का रूल इसका पता होगा, इसका जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम है, मुख्य काम। तो एक तो अप्राइजल ऑफ एक्टिविटीज, जो लार्ज स्केल में जो यूज हो रहा है, हाजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिकॉम्बिनेंट रिसर्च हो रहा है खास करके, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एंगल, जितने भी सामान हो जो इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से खतरनाक हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट रिसर्च हो रहा है, उस पर एक तरह से निगरानी रखना। The committee is also responsible for the appraisal of for the proposal relating to release of genetically engineering organism, कोई जेनेटिकली रूप से मॉडिफाई किया गया हो कोई जीव या कोई ऑर्गेनिज्म, उसको मतलब एक तरह से रेटिफाई करना, एक तरह से अप्रूवल देना, और उससे बने हुए पदार्थों को जो हमारे वातावरण में एक तरह से आएगा, उसको भी एक्सपेरिमेंटल फील्ड जो ट्रायल होता है उस पर भी एक तरह से कहीं ना कहीं उनका हाथ होता है। लेकिन ध्यान रहे, जीईसी चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी, इसका चेयरमैन जो होता है स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, और को चेयर जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी होता है डीबीटी से, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता है वो को चेयर, और इसका चेयर जो होता है, चेयरमैन जो होता है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी होता है वही चेयर किया था। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मीस। Government implements the market intervention scheme MIS for procurement of agriculture commodities which are perishable in nature. The government जो है वो मार्केट जो इंटरवेंशन स्कीम के मदद से एक तरह से श्योर करता है, प्रोक्योर करता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज को जो कि बहुत जल्दी सड़ जाएंगे। मिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन देयर इज एट लीस्ट 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन, या फिर 10% डिक्रीज इन द रूलिंग रेट्स ओवर द प्रीवियस नॉर्मल। केवल 10%, कम से कम 10%। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एट अ रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट या यूटी गवर्नमेंट। ये मिस स्कीम जो है वो केवल और केवल रिक्वेस्ट राज्य सरकार या यूटी के गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर ही, which is ready to bear the loss if any incurred on its implementation. चलिए, D is the right answer. Government implements the market intervention scheme for procurement of agriculture and horticultural commodities which are perishable in nature. तो मार्केट इंटरवेंशन का होता है मार्केट में दखल अंदाजी करना। उस नीति की मदद से सरकार जो है क्या करती है, जो कृषि और जो हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज है जो सड़ जाएगा जल्दी, बहुत आसानी से खराब हो सकता है, उसकी मतलब एक तरह से बचाव के लिए, ठीक है, वही एक तरह से जो जो कि आपको पता होना चाहिए, जो आर नॉट कवर्ड अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम, और ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उनमें उनके प्रोक्योरमेंट को लेकर मिस दिमाग लगाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरवेंशन, ये जो हस्तक्षेप करने का जो आदत है या कारण क्या है इसका, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके ग्रोवर को, जो उत्पादन कर रहा है वो तो चिंतित हो जाएगा ना। इज टू प्रोटेक्ट द ग्रोवर्स ऑफ दिस कमोडिटीज फ्रॉम मेकिंग डिस्ट्रेस सेल इन द इवेंट ऑफ बम्पर क्रॉप ड्यूरिंग द पीक अराइवल पीरियड व्हेन द प्राइस टेंड टू फॉल बिलो द इकोनॉमिक लेवल्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो सेब उत्पादन कर रहा है या जो कोई सब्जी उत्पादन कर रहा है और जो मतलब उसको प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत शामिल नहीं किया गया है, तो उसका बचाव कौन करेगा? अगर वो अचानक बम्पर उत्पादन हो जाएगा तो उसका तो सस्ता कीमत में बेचने लगेगा, तो वो तो सब सड़ जाएगा, कोई नहीं बेच पाएगा, कोई लेगा ही नहीं। तो उसके लिए इंटरवेंशन किया गया ये स्कीम, ठीक है। मिस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। प्राइस को बहुत नीचे आना उचित नहीं है, ठीक है। द कंडीशन इज दैट देयर शुड बी ईदर एटलीस्ट 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लेकिन सर तब है कब ऐसा ये स्कीम फोर्स में आएगा, जब प्राइस या तो 10% से भी नीचे चला जाए, मतलब देयर कंडीशन ये है कि इधर 10% प्रोडक्शन उत्पादन 10% कम से कम 10% ज़्यादा उत्पादन हो जाए, या फिर 10% डिक्रीज इन द रूलिंग मार्केट प्राइस, या तो प्राइस की कीमत 10%
जो मार्केट प्राइस है, सपोज मार्केट प्राइस 100 रुपया है और वो सामान 90 रुपया से भी नीचे में बिक रहा है, तब वहाँ पर इंटरवेंशन होगा। ठीक है, लेकिन द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सरकार, केंद्र सरकार आएगी और हम लगाएंगे MIS, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट होना चाहिए राज्य सरकार का या यूटी का, विच इज रेडी टू बियर 50% ऑफ लॉस। क्योंकि सरकार जो है ना, वो खर्चा नहीं चाहती है। कहीं क्यों चाहेगी? अगर वो राज्य सरकार या यूटी चाहेगी कि हाँ ठीक है, हम 50% खर्चा बर्न कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट कीजिए, हम आपका 10% तक आपको दिखाएंगे, मदद करेंगे, तो कर सकते तो कर देंगे। 50% ऑफ लॉस, 25% इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और नॉर्थ जो ईस्टर्न स्टेट है, अगर उसमें राज्य अगर राजी है कि 25% वो खर्च का बर्न कर सकती है, दे सकती है, तो ठीक है। इन इफ एनी इनकर्ड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जितना भी इस इम्प्लीमेंटेशन में खर्चा है उसका 50% बर्न करना पड़ेगा। ठीक है, राज्यों को। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के वीक। Khadi and Village Industry Commission is a statutory body established by the Act of Parliament. It's a legal body, yeah, of course. It seeks to promote, facilitate, organize, and assist in the establishment and development of khadi and village industries in the rural areas in coordination with the other agency engaged in rural development. जनरल स्टेटमेंट है। इट इज अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बस यही बात आपको ध्यान रखना है कि किस एजेंसी के तहत आता है। कि विक पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सोच लीजिए। सब के सब सही नहीं है भाई, एक और दो सही है। क्योंकि खादी और विलेज इंडस्ट्री जो है, वो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, एक वैधानिक, एक लीगल, एक स्टेचुटरी बॉडी जो कि इस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट, जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। अप्रैल 1957 में इसने इट टुक ओवर द वर्क ऑफ फॉर्मर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। इसने इससे पहले जो स्थापित था ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, उसका काम अपने माथे पे ले लिया। क्या काम है इसका? इट इज ए अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME के तहत आता है खादी इंडस्ट्री। ठीक है, केविक इज कम अंडर द which industry, which ministry? That is micro, small, medium enterprises. With regard to khadi and village industry within the India, which seeks to plan, promote, facilitate, organize, and assist in the establishment and development of the khadi and village industry in rural areas in coordination with the other agencies engaged in rural development wherever necessary. The commission has three main objectives. क्या क्या है? एक तो सोशल ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइडिंग सेलेबल आर्टिकल्स। और वाइडर ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंगस्ट द पीपल एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में पूछा जा रहा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स is a government-backed project aimed at enabling small merchants in parts of India to access process and technology that are typically deployed by the large e-commerce platform। बड़े बड़े जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अपना नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने मार्केट शेयर का बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन छोटे छोटे दुकानदार मर्चेंट्स का क्या होगा? उसके लिए सरकार ने ONDC का भार उठाया है। उसने एक प्रोजेक्ट ला दिया है ताकि किसानों को, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे मर्चेंट्स को इससे जोड़ा जा सके। और बड़े बड़े जो लार्ज ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उनसे थोड़ा उनको टक्कर कम से कम उसके बीच खड़ा तो किया सके। इट इज एन इनिशिएटिव aim at promoting open networks for all aspects of exchange of goods and services over the digital or electronic networks. It is an initiative of Department for Promotion of Industry and International Trade, DPIIT का ये प्रोग्राम है। क्या किसका इनिशिएटिव है? यही तो आपको जानना है। ये जो मीन्स
ओपन नेटवर्क्स की बात जो चल रही है किसका है? एसएसटी सबके सब सही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, इज ए गवर्नमेंट बैक, सरकारी सहयोग है इसका, सरकारी का मतलब सरकार का हाथ है इस पर। प्रोजेक्ट एम एट इनेबलिंग स्मॉल मर्चेंट्स and mom and pop stores in the parts of the country to access, process the technology that are typically deployed by the large e-commerce platforms such as Amazon, Flipkart. It is an initiative aimed at promoting open networks for all aspects of exchange of goods and services over the digital or electronic networks. ONDC is to be used and based on open source methodology using open specification, open network protocols, independent of any specific platform. It is being developed as a counter to current stranglehold of the two big players in Indian e-commerce market, which is largely dictated by Amazon and Walmart on Flipkart. In May this year, Department for Promotion and Industry and International Trade (DPIIT) went live with a run on ONDC in cities like Delhi NCR, Bengaluru, Coimbatore, Bhopal, Shillong, where it plans to onboard 150 sellers. ONDC platform lies in the middle of the interfaces, hosting द बायर्स एंड द सेलर्स। ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, ठीक है, मतलब पहले से जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म प्रदाता हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, ठीक है, अमेजोन है ना, ये सब ये तो पहले से है जो मतलब एक तरह से मीडिएटर के रूप में काम करता है, लेकिन इनकी दादागिरी ना चल पाए, इनका मतलब एक तरह से जो स्टेक है बहुत बड़ा भारी स्टेक है ना, ये अपना मोनोपोली स्थापित कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ओएनडीसी जो है वो खास करके उन सेक्टर को टारगेट कर रही है, उन लोगों को टारगेट कर रही है जो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ही छोटे स्तर के हैं, क्योंकि वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जाना या वॉलमार्ट पे जाना ये कोई आसान बात तो नहीं है कि आप वहाँ पर अपना संसाधन को रख दें और उसका प्रचार प्रसार करें, उसका मतलब बेचें वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत कमीशन खाएंगे उसके लिए। तो सरकार तो है ही इसके लिए कल्याणकारी काम करने के लिए, मदद करने के लिए। तो ओएनडीसी जैसा विचार लाया गया, अच्छा है विचार, बहुत अच्छा है। Consider the following statement regarding the role of Ministry of Education and Home Ministry with reference to the language। अब आता है क्वेश्चन भाषा से प्रश्न, क्या रोल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, होम मिनिस्टर का भाषा के संबंध में? द स्कोप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू लैंग्वेज एक्सटेंड टू एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन। मतलब समझ लीजिए शिक्षा मंत्रालय का काम उतना ही है कि बस वो भाषा का प्रसार प्रसार करे, एजुकेशन और उसका प्रमोशन हो, सांस्कृतिक एक्सप्रेशन हो। होम मिनिस्ट्री स्कोप्स extend to protecting the linguistic rights of language minorities and promotion of हिंदी। कौन सा इनकरेक्ट है? प्रमोशन ऑफ हिंदी क्यों? वाई ओनली हिंदी? डी दोनों सही है भैया, सोच लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट बिटवीन टू मिनिस्ट्री, ध्यान रहे सबसे बड़ी बात है कि भाषा का जो भाषा को लेकर जो है ना दो मिनिस्ट्री काम करती है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और दूसरा होम मिनिस्ट्री। तो दोनों का एरिया, दोनों का जो दायरा है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। जो स्कोप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है विथ रेफरेंस टू लैंग्वेज एक्सटेंड्स टू एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। एक तो शिक्षा और कल्चर की जब बात है तो समझ लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब उसका दायरा में आता है किस चीज़ में कि कितना दूर तक एजुकेशन में किस भाषा का प्रसार प्रसार हो, कितना एक्सटेंड होना चाहिए भाषा का, और उसको प्रमोशन किस तरह से मतलब कल्चर एक्सप्रेशन के लिए कैसे उसको प्रमोट किया जाए, भाषा को इस्तेमाल करके कल्चर एक्सप्रेशन को कैसे खेला जाए। जबकि होम मिनिस्ट्री का जो स्कोप है वो करना है सेफ गार्ड किसका, रिलेशन टू द स्टेट विथ यूनियन, राज्य और केंद्र के जो संबंध है उनको बेहतर करके मजबूत करके प्रोटेक्टिंग किया जाए इस बात को लेकर कि जो लिंग्विस्टिक राइट्स है खास करके माइनॉरिटीज़ ग्रुप के, और जो प्रमोशन ऑफ हिंदी है उसका काम करना है। तो माइनॉरिटीज़ के जो भाषाओं का जो संरक्षण होता है वो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, हिंदी भाषा का प्रसार जो है वो भी होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। लास्ट फ्यू ईयर्स
गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन विच ऑफ द फ्लोइंग रिफॉर्म्स इन टेलीकॉम सेक्टर, क्या क्या सरकार उठा रही है कदम? क्या उसने 100% एफडीआई अलाउडेड कर दिया है टेलीकॉम सेक्टर में? इनेबल इन फ्लाइट वाईफाई, फ्लाइट में आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाउडेड डेफर्ड पेमेंट फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर या ऑपरेटर्स। डीरेगुलेटेड बीपीओज एंड कॉल सेंटर, डीरेगुलेटेड कर दिया है बीपीओज को और कॉल सेंटर को। क्यों डीरेगुलेट करेगा? डीरेगुलेट मतलब नंगा नाचो, नंगा नाचने बोल दिया। यस, यही तो है भारत सरकार का एक तरह से लिबरलाइजेशन पॉलिसी। सरकार के द्वारा कुछ नए नए परिवर्तन किए जा रहे हैं, कुछ इंटरवेंशन किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया जा रहा है, ताकि भारत को भी मतलब टेलीकॉम सेक्टर में विश्व में एक बेहतर पायदान पर खड़ा किया जा सके। और आपको पता होगा भारत जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट बन चुका है। द सेक्टर इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी। और अच्छी बात यह है कि इसका जीडीपी में योगदान भी बहुत है। पिछले अगर कुछ सालों से देखा जाए तो गवर्नमेंट हैज अलाउडेड 100% एफडीआई इन दिस सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में 100% अलाउडेड है, 100% अलाउडेड एफडीआई। लार्जली डीरेगुलेटेड, बीपीओज कॉल सेंटर सबको डीरेगुलेट कर दिया है। जो काम करना करो। इनेबल इन फ्लाइट वाईफाई, अलाउडेड डेफर्ड पेमेंट फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ फाइनेंशियल कंडीशन। बाद में चुकाइएगा, बाद में, अभी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खेलिए। नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज रिलीज अ ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 लाया जा चुका है, जिसका उद्देश्य रिफॉर्मिंग करना है जो वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम लॉज है एंड रेगुलेशन है, ताकि उन पर कुछ मतलब निगरानी की जा सके, या मेकिंग देम फ्यूचर रेडी, ताकि आने वाले समय में उसको बेहतरीन बनाया जा सके फॉर द पब्लिक कमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। NESL के बारे में, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस, ई गवर्नेंस सर्विस, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड इंडिया is India's first information utility. First information utility that has been set up by the leading banks and public institutions. It is National E-Governance Service Limited is incorporated as a union government company. क्या इसको मतलब इंडियन गवर्नमेंट कंपनी के ट्रीटमेंट के तहत ट्रीट किया जाएगा? इट इज रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या इसको रजिस्टर्ड IBC के तहत किया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, under the aegis of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. NESL works towards the time-bound resolution by providing verified information to creditors and to educating authorities that do not require further authentication. टाइम बाउंड रेजुलेशन प्रोवाइड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए क्रेडिटर्स एंड एजुकेटिंग अथॉरिटीज, ताकि बार बार उनको ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। कॉमन सेंस की बात है, सब सही है। जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड इंडिया का पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इट इज़ रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको रजिस्टर्ड किया गया है किसके साथ? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, अंडर द एजिज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसके लिए IBC का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी हैज़ बीन सेट अप, ये जो इस कंपनी का जो स्थापना किया गया है लीडिंग बैंक्स के द्वारा। किसके द्वारा? लीडिंग बैंक्स, जो भी लीडिंग बैंक्स हमारा भारत में, एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा। एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद एज एन इंडियन गवर्नमेंट कंपनी। और इसको मतलब मान लो कि ये भारत सरकार का कंपनी है। द प्राइमरी रोल ऑफ NESL इज टू सर्व एज ए रेपोजिटरी ऑफ लीगल एविडेंस होल्डिंग द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनी डेप्ट क्लेम। किसी भी प्रकार का आपने ऋण लिया हो, किसी प्रकार का दावा किया हो, उसका कोई एविडेंस है तो सारे एविडेंस को ये जमा करेगी। एक रिपोजिटरी होगा इसके पास। तो किसी प्रकार का सबमिटेड हो बाय द फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड वेरीफाइड ऑथेंटिकेटेड बाय द पार्टीज टू डेप्ट। ओवरऑल इसका काम देखिए कहाँ पर है। ये तो NESL किस प्रकार काम करेगा, वर्क्स टू वार्ड्स, किस और निकल पड़ा है ये। एक तो टाइम बाउंड रेजुलेशन बाय प्रोवाइडिंग
verified information to the creditors and educating authorities that do not require further authentication. अच्छी बात है कि टाइम बाउंड रेजुलेशन होगा, समय समय के प्रक्रिया समय सीमा के अंदर सब प्रक्रिया सॉल्व कर ली जाएगी, क्योंकि आपको एक मतलब ऑथेंटिक डेटा मिलेगा क्रेडिटर्स को और एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ को, ताकि बार बार आपको ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत ना हो, बार बार प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है. डिफॉल्ट इंटीमेशन टू द क्रेडिटर्स linked to a debtor when any creditor files a default against a debtor. Mitigation of information asymmetry between parties through a debt. मतलब मिटिगेशन हो जाए तो अच्छा है. सुपीरियर क्रेडिट मॉनिटरिंग बाय क्रेडिटर. क्रेडिट मॉनिटरिंग किया जाएगा क्रेडिटर के द्वारा. एन एग्रीड स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिटवीन पार्टीज. जो लोन ले रही है ना और जो लोन दे रही है, दोनों के बीच एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा. बैलेंस स्टेटमेंट होना चाहिए. तो फैसिलिटेट all stockholders of the IBC ecosystem by the leveraging information technology to achieve objective of the code. यही देख लीजिए NESL क्या करेगा. एक उधारकर्ता है, एक क्रेडिटर है, लोन लेने वाला है, लोन देने वाला है, आई मीन प्राप्त करने वाला लोन. तो क्रेडिटर सबमिट्स ए डेप्ट इन्फॉर्मेशन. क्रेडिट जो है ये जो क्रेडिटर है वो एक अपना डाटा दे देगा NESL को. उसके बाद यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन स्टेटस मिल जाएगा, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है क्रेडिटर का. उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा लोन लेने वाला डेप्टर. NESL एक्सेप्ट एंड सेंड द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट टू द डेप्टर. अब जब दोनों NESL में अपना अपना मतलब दे दिए, क्या देखो मेरा ये हिस्ट्री है, मेरा ये बैकग्राउंड है, मेरे पास ये चीज़ है, सब कुछ मिल जाएगा. मतलब एक तरह से समझ लीजिए प्रमाण पत्र है, दोनों के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाएगा कि ये बैंक ठीक है, ये लेने वाला भी ठीक है. उसके बाद क्या होगा, सीधा सीधा ऑथेंटिफिकेशन होने के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो शेयर कर लेंगे. तो सॉलिसिस डेबिट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द क्रेडिटर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. तो IRP और रिपोर्ट्स इसको कर देगा, IIB, NCLT या DRT को. यही है प्रक्रिया. अगला क्वेश्चन है ई ग्राम स्वराज पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड. पंचायती राज के द्वारा ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है. ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. इट विल प्रोवाइड ग्राम पंचायत with a single interface to prepare and implement their Gram Panchayat development plan. The portal will ensure the real-time monitoring and accountability. Consider the following statement regarding the Infrastructure Investment Trust. InvITs के बारे में पूछा जा रहा है. InvITs. Infrastructure Investment Trust are institutions similar to the mutual funds which pool the investment from various categories of the investor and invest them into the completed और रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. कुछ नहीं, मतलब म्यूचुअल फंड की तरह ही है, और इसमें ढेर सारे लोग अपने पैसे को पुल करेंगे और लगा देंगे किसी बड़े से सेक्टर में या फिर जिससे लाभ जनरेटेड हो सके वहाँ पर. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI, InvITs इज ए स्पॉन्सर्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये जो NHAI InvITs है उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द गवर्नमेंट्स नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. सरकार को सरकार ने जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तरफ से जो उद्देश्य लेकर आया है उसको मीट किया जा सके. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रेगुलेटेड बाय RBI. RBI इसको रेगुलेट करेगी या सेबी रेगुलेट करेगी या कोई और रेगुलेट करेगा? चलिए सही है, B 1 और 2 सही है, 3 गलत है. What are InvITs? Infrastructure Investment Trust are the institution similar to the mutual funds which pool investments from various categories of investor. अलग अलग निवेशक अपना पैसा फंसाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे किसी कंप्लीटेड या रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में
ठीक है, इन्वेस्ट देम इनटू कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, पहले से रोड तैयार है उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो, ठीक है, पहले से जिसमें लाभ जनरेशन दिखे, मतलब रेवेन्यू जिससे प्राप्त लगे उनको, वैसे निवेशक आएंगे वहाँ पर पैसा फंसाने, देयर बाय क्रिएटिंग रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर, और हमको कुछ फायदा होगा तब ना हम पैसा फंसाएंगे वहाँ पर। कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड नोटिफाइड द सेबी, ये जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर नोटिफाइड द सेबी, सेबी को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014, सितंबर 2014, दिस ट्रस्ट आर लाइकली टू हेल्प facilitate investment in the infrastructure sector, structured like mutual funds, they have a trustee, उनका एक ट्रस्टी होना चाहिए, स्पॉन्सर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, इतना लोग होना चाहिए, इतने शेयर होल्डर है, देख लीजिए स्टेक होल्डर कौन कौन है, इनका एक ट्रस्टी होना चाहिए, स्पॉन्सर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। वाइल द ट्रस्टी सर्टिफाइड बाय द सेबी हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इनविट्स, स्पॉन्सर आर प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, ये जो स्पॉन्सर है वो प्रोमोटर है किसी कंपनी के, दैट सेट अप द इनविट्स, इन दिस केस पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, इट रेफर्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर और a special purpose vehicle holding the concession, National Highway Authority of India InvITs is a infrastructure investment trust, जिसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है भारत सरकार को, ठीक है, नेशनल, ताकि भारत सरकार का जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसको एक तरह से बूस्ट मिल पाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाज इनविट्स इज ए ट्रस्ट एस्टेब्लिश बाय नाई अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका रेगुलेशन है, तो इनबिट का रेगुलेशन तो सेबी करेगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए, अभी बहुत चर्चा में था, उससे संबंधित। द लॉ वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, द एक्ट प्रोहिबिट्स रिसिप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट, कंपनीज मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, सीधी सी बात है, सब तो इस सबको पाबंद लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो खिलवाड़ कर लेंगे अगर इन लोगों को बहुत सहायता मिल जाए बाहर से, विदेशी लोगों से। वंस ग्रांटेड एफसीआरए रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 1 ईयर एंड द एनजीओ हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, हर 10 साल में, कि हर 1 साल में, और या 5 साल में, या 1 साल में, हर साल में, सोचिए सोचिए सोचिए, अभी चेंजिंग हुआ है। तो चलिए आपको जानकारी होगा, इसका केवल और केवल 2 सही है। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन और रेगुलेशन जो होता है ना, उसका कंट्रीब्यूशन बाहर से विदेशी लोग फंड करते हैं हमारे देश में बहुत से लोगों को, तो सीक्स टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटलिटी by the certain individuals or association or companies, or and to prohibit such acceptance and utilization for any activities detrimental to the national interest। भारत सरकार ने सोच लिया है एक तरह से कि भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है उसको तोड़ दिया जाएगा, उसको टेटुआ पकड़ कर दबा दिया जाएगा और कठिन से कठिन लॉ लाया जाएगा, चाहे इसके लिए गेहूं के साथ घून जो पिज्जा कोई दिक्कत नहीं है। द लॉ वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1976, और ये लॉ लाया गया था 1976 के समय, इमरजेंसी के समय। एफसीआरए रिक्वायर्स एवरी पर्सन और एनजीओ, जो भी एफसीआरए प्राप्त कर रहा है, चाहे वो एनजीओ हो चाहे व्यक्ति ही क्यों ना हो, विशिंग टू रिसीव फॉरेन डोनेशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, सबसे पहले तो इसको एफसीआरए एक्ट के तहत रजिस्टर होना पड़ेगा, एक अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा फॉरेन फंड्स प्राप्त करने के लिए, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली जो के ब्रांच में, एंड टू यूटिलाइज दोज फंड्स ओनली फॉर द पर्पस, जिस उद्देश्य के लिए पर्पस के लिए भीख मांग रहे हैं उसी उद्देश्य के लिए आपको पूरा करना पड़ेगा वो काम, विच दे हैव बीन रिसीव्ड एंड एज स्टिपुलेटेड इन द एक्ट, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न्स भरना पड़ेगा, एंड मस्ट नॉट ट्रांसफर द फंड्स टू अनदर एनजीओ। ऐसा नहीं है कि कल्याण के नाम पे आप दूसरे एनजीओ को दे दिए अपना पैसा जो अपने दूसरे उद्देश्य से मांगे थे, आपका उद्देश्य मतलब स्थिर होना चाहिए। इस एक्ट के मदद से द एक्ट प्रोहिबिट्स रिसिप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय द कैंडिडेट्स, किसको किसको मना है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर्स, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज और देयर ऑफिसर
ऑफिस बीआरआर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल नेचर, जितने भी इस सबको बंद किया गया, नहीं ये लोग नहीं ले सकते। FCRA registration are granted FCRA registration are granted to individuals or association that have definite culture, economic, educational, religious, social programs। उनका निश्चित रूप से सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, एजुकेशनल से, रिलीजियस से और सोशल प्रोग्राम से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए। फॉलोइंग द एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैक्स इंक्वायरीज थ्रू द इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद तो फिर उसका इंक्वायरी होगा CBI के द्वारा, ब्यूरो के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, IB के द्वारा, इनटू द एंटीसीडेंट ऑफ द एप्लीकेंट एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन द MH इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अगर MHA ने रिक्रूट आपका रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया या रिजेक्ट कर दिया विद इन द 90 days, फेलिंग which it is expected to inform the NGO of the reason for the same। तो उसके बाद आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। वंस ग्रांटेड, एक बार ग्रांटेड हो गया, FCRA रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 years, 5 साल तक आराम से इंजॉय कीजिए उस पैसा का और यूटिलाइज कीजिए। NGO आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन द 6 month ऑफ द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। और NGO से मतलब उम्मीद की जा रही है कि आप अपना रिन्यूअल हर 6 महीने में करा लीजिए एक्सपायरी होने से पहले। इन केस ऑफ फेलर टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल, अगर आपका रिन्यूअल नहीं हुआ, द रजिस्ट्रेशन इन डीम्ड टू बी हैव एक्सपायर्ड, मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड हो गया, एक्सपायर्ड हो गया है, घंटा बजाते रहिए, घूमते रहिए यहाँ से वहाँ, और 6 महीने में आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा भैया। आप माते मांगिए कहीं से उधार या कहीं से, मतलब क्या बोलते हैं, दान। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल द FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी NGO। गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास तो पावर होता ही है, होना भी चाहिए, वो किसी भी रजिस्ट्रेशन, किसी भी NGO के रजिस्ट्रेशन को नकल, मतलब उसको कैंसिल कर सकती है अगर ऐसा लगता है इट फाइंड्स टू बी द वायलेशन ऑफ द एक्ट। अगर FCRA एक्ट को तोड़ता है तो रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड फॉर अ रेंज ऑफ रीजन, बहुत सारा रीजन दिया गया इसमें। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लो अब सरकार के, मतलब सरकार का दिमाग खराब है तो सरकार सोचेगी नहीं पैसा कहीं और लगेगा, तो इट इज नेसेसरी इन अ पब्लिक इंटरेस्ट टू द कैंसल द सर्टिफिकेट। सरकार को लग गया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो सरकार आपका कैंसिल तो करेगी सर्टिफिकेट। वंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ NGO इज कैंसिल, एक बार अगर कैंसिल हो गया, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर 3 years, 3 साल तक झूलते रहिए। 3 साल के बाद आपका कुछ हो सकता है तो हो सकता है, क्योंकि इससे पहले तो आप सरकार की नज़र में से चढ़ जाइएगा, तो भूल जाइए। ऑल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट, लेकिन सरकार के कैंसल का आप हाई कोर्ट में चैलेंज तो कर सकते हैं। चलिए, एक दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए, सरकार कहीं तानाशाना हो जाए, इसलिए हाई कोर्ट के पास पावर दे दिया गया। उससे पहले आप इतने परेशान हो जाइएगा ना तो भूल जाइएगा FCRA और उधार मांगने का, या फिर किसी के दया के पात्र में टिके रहने से अच्छा है कि आप भारत सरकार से ही बात कर लीजिए यार कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं, आप मदद कीजिए, दैट्स ऑल। FCRA क्यों लेंगे हम? फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, इतना सारा चना पीस के, इतना सारा दाद दबा, इतना मतलब कठिन रास्ते से गुजरना बहुत आसान नहीं है। किसी भी, मतलब एक बेहतर NGO के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के बारे में पूछा जा रहा है। CSIR एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि रजिस्टर किया गया रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। इसका जो सेक्रेटरी होता है वही इसका क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द प्रेसिडेंट। DST का जो प्रेसिडेंट होता है वही इसका मतलब सेक्रेटरी, मतलब क्या बोलते हैं, चेयरमैन होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ CSIR इंक्लूड्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, केमिकल, माइनिंग, फूड, लीदर, इन्वायरमेंट। 3 तो ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट है, एक भी जनरल। लेट्स सी, D इज द राइट आंसर, 1 and 3, क्योंकि
इसका तो प्रधानमंत्री कहीं नहीं है ना, CSR का देख लेना। तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। स्वायत्त बॉडी है, लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, फिर भी मेनली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन इसको फंड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट ऑपरेट्स एज एन ऑटोनोमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट। लेकिन ये ऑटोनॉमस बॉडी है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी एक्ट के तहत किया गया है। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द CSIR, इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग आता है, कल्चरल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशियन साइंस, लाइफ साइंस, मेट्रोलॉजी, केमिकल, माइनिंग, रोड, पेट्रोलियम, लीदर, इन्वायरमेंट। बोले थे ना प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं भैया, प्रेसिडेंट नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ CSIR इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? भारत सरकार के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी। अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। वन हेल्थ अप्रोच फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है? फूड सेफ्टी पे, कंट्रोल ऑफ जूनोसिस पे, कॉम्बैटिंग एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंस हो जाता है उसके खिलाफ, सबके सब। वन हेल्थ इज एन अप्रोच to designing and implementing programs, policy, legislation, research in which multiple sectors communicate and work together to achieve the better public health outcomes. स्वस्थ भारत, सुंदर भारत का निर्माण कैसे हो पाएगा? जब हेल्थ से जुड़े हुए प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, रिसर्च, कम्युनिकेशन अच्छा से हो, तालमेल बेहतर बन पाए, तब हो पाएगा ना। The area of the work in which the One Health approach is particularly relevant include food safety, खाना स्वच्छ होना चाहिए, फूड सेफ्टी हो, कंट्रोल ऑफ डिजीज जो बीमारी जो फैलता है जानवरों से, ह्यूमन से, फ्लू है, रेबीज है, रिफ्ट वैली फीवर है, इनको कॉम्बैटिंग किया जा सके। खास करके जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हम लोगों में, उसकी प्रवृत्ति को रोका जा सके, कम से कम किया सके, यही सब है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाविक। नाविक is an independent state alone navigation satellite system developed by the Indian Space Research Organization, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है नाविक। It covers the whole of the India's landmass and up to the 15,000 किलोमीटर, 15,000 के 1500 from its being used to public vehicle tracking in India. It is being used in public vehicle tracking in India for providing an emergency warning alerts for fishermen venturing into the deep sea. Galileo from the European Union, China's from Baidu, China का Baidu, and QZWS operated by Japan are some of the navigation systems that have the global coverage. चलिए 3 भी सही है, 4 भी सही है, 1 और 3 सही है, क्योंकि यहाँ QZWS जो है जापान का नहीं, जापान का तो कुछ और ही है। नाविक या नेविगेशन विद द इंडियन constellation is an independent stand-alone navigation satellite। एक नेविगेशन सैटेलाइट नाविक जिसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन ध्यान रहे इसमें 8 सैटेलाइट जो है लगाए गए हैं, जो कि पूरा भारत के लैंडमार्क्स को तो कवर करेगा ही, लेकिन 1500 किलोमीटर को, ना कि 15,000 फ्रॉम इट्स बाउंड्री। करंटली नाविक इज यूज इज लिमिटेड, हालांकि इसका भी बहुत सीमित यूज होता है। इट इज बीइंग यूज इन पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग इन इंडिया, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट्स टू द फिशरमैन venturing into the deep sea where there is no terrestrial network connectivity, and for tracking and providing information related to the natural disaster. How does Navig compare? The main differences is the serviceable area covered by these 3 systems. GPS तो जानते ही आप किसका है, ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम है, किसका? GPS caters to users across the globe। GPS पूरा ग्लोब को कवर करता है, एंड इट्स सैटेलाइट्स सर्किल द अर्थ ट्वाइस ए डे, 2 बार घूम लेता है पूरा पृथ्वी। वेल द नाविक्स करंटली फॉर यूज इन इंडिया एंड एडजेसेंट एरिया, और ये आसपास के क्षेत्रों को बहुत ही सीमित एरिया में। लाइक GPS देयर आर 3 मोर नेविगेशन सिस्टम दैट हैव ग्लोबल कवरेज। एक तो गैलीलियो जो यूरोपियन यूनियन का है, रसिया का है ग्लोनॉस, चाइना का है बाइडू, और एक
जेट डबल एस जो है वो चाइना का नहीं बल्कि जापान का है। अनदर रीजनल नेविगेशन है, ठीक है, रीजनल नेविगेशन है कवरिंग एशिया ओशियन रीजन विद द फोकस ऑन जापान। तो जापान का जो क्यू जेट एस एस जो है वो ग्लोबल नहीं बल्कि रीजनल ही। सिंगल सेल प्रोटीन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी to transform world's agriculture. What are the advantages of the single cell protein over the conventional food production methods? जनरली तरीके से आप जो प्रोडक्शन करते हैं उसके तुलना में ये सिंगल सेल प्रोटीन किस प्रकार से मदद कर सकता है? लो वाटर फुटप्रिंट होगा, कंसेप्टिवली लेस लैंड यूज होगा, ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन रिडक्शन कर सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट में तो सभी सही हो जाएगा। सिंगल सेल प्रोटीन का क्या मतलब होता है? इडिबल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इडिबल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल प्रोटीन को हम लोग कह सकते हैं खाने योग्य यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है ये। द बायोमास या द प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्योर और मिक्स कल्चर ऑफ अलगी, ये अलगी से, इससे, फंगी से, बैक्टीरिया से यूज किया जाएगा, मे बी यूज एज ए इंग्रेडिएंट और सब्स्टिट्यूट प्रोटीन रिच फूड। तो बायोमास या प्रोटीन को बाहर निकाला जाएगा किससे? ठीक है, फ्रॉम algae, yeast, fungi, bacteria may be used as a ingredient or a substitute for protein rich product in and it is suitable for human consumption। दिक्कत नहीं, हम लोग खा पी सकते इसको। एनिमल फीड्स भी के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। whereas इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इज मार्क्ड बाय हाई वाटर फुटप्रिंट। पता होगा आपको इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो होता है, धान को ही ले लीजिए ना, वाटर फुटप्रिंट कितना ज़्यादा होगा उसका? हाई लैंड यूज, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन, जनरल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, contributes to a climate change by emission of the third of all the greenhouse gases। Production of जो single cell protein है does not necessarily exhibit any of these serious drawbacks। आज का डेटा कहता है कि सिंगल सेल प्रोटीन इज कॉमनली ग्रोन ऑन एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट्स। कहीं भी उग सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट के भूमि में भी, एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट में उग सकता है। एंड सच इनहेरिट्स द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स एंड वाटर footprints for industrial agriculture। However, single cell protein may also be produced entirely independent of agriculture waste products through autotrophic growth। Thank you।